सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ गए हैं, ओशियन नेटवर्क। भाई साहब प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। भाई साहब, जब तो संसद का सत्र चल रहा था तब ये श्रीमान जी घूम रहे थे जर्मनी, ऐसा बताया गया, स्विट्जरलैंड भी। वो सैम पित्रोदा का ने किसी को इंटरव्यू दिया है, वो कहता है कि नहीं वहां पे पता नहीं कौन सा संगठन है, उसमें भाग लेने गए थे। ओवरसीज कांग्रेस का अधिवेशन भी था। यहां पे ये बोलता है कि मुझे बोलने नहीं दिया, संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, और जब संसद चल रही होती है तब ये जर्मनी घूमने चले जाते हैं। खैर, बड़ी खुशी की बात यह है कि अब वापस लौट आए हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। बैठक में बताया गया कि साहब मनरेगा जो है अनदर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, नोटबंदी की तरह गरीबों पर, और गरीबों का रोजगार छीन लिया गया। और मनरेगा के में को खत्म करके जी राम जी शुरू हो गई। एक और बड़ी मजेदार बात कही कि गरीबों का रोजगार छीन लिया। मोदी कहते हैं कि तुमने देश को गड्ढे खोदने में लगा रखा था। अच्छा, जब मोदी कहते हैं कि भैया स्वरोजगार करो, अपना पकौड़ा तल लो, तो ये पकौड़े का मजाक उड़ाते हैं सर। एक आदमी खुद से अगर रोजगार कर ले और पकौड़ा तल ले, उसका ये मजाक उड़ाते हैं। और 12 करोड़ लोग पिछले 25 साल से गड्ढे खोदने में लगा रखे। अब कहते हैं कि 5 जनवरी से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। तो सर जरा एक बात बताइए, कांग्रेस की औकात बची है आंदोलन करने की? पर इससे पहले कि आप आगे बात का जवाब दें, जरा एक ये दर्शकों को सूचना दे दो। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरी चुनिंदा लेखों का संकलन है। इसका मूल्य है 600 रुपया, और ये मेरे मंदिर आश्रम में, जो कि आगरा के पास है, उसमें एक प्रस्तावित है गौशाला और पशु चिकित्सालय। इस पुस्तक विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी वो उसी गौशाला में खर्च होनी है। आप ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, इस पे 600 रुपये, या आप जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं वो दे दीजिए और इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये पुस्तक मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप गौशाला में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब वापस आते हैं ओमकार सर के पास। भाई साहब, पहली बात तो ये बताइए कि कांग्रेस की औकात बची है देशव्यापी आंदोलन की? इतना बड़ा संगठन है उनके पास कि वो गांव गांव जा सकें? जी। सबसे वैलिड पॉइंट यही है बाबा जी। और औकात नहीं बची है, जनता लगातार ठुकरा रही है, इसीलिए तो ये सब करना पड़ रहा है। वरना मुझे ये बताइए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल तक, तब भाई बहन कहाँ थे? तब कहीं सड़कों पे दिखाई देते थे क्या, या कुली के पास जाते थे क्या, या उसका बोझा ढोते थे क्या, या धान के खेत में माइक लगा करके धान रोपते हुए वीडियो बनवाते थे क्या, या सब्जी मंडी जाते थे, या कारपेंटर के पास जाते थे, या मोटर मैकेनिक के पास जाते थे, या ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ करके यात्राएं करते थे क्या? ये नाटक नौटंकी क्यों करनी पड़ रही है? ये पाखंडपूर्ण वीडियो और स्टिल फोटोग्राफी करा करके जनता के बीच में यह मैसेज भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हम गरीबों के साथ है, गरीब गुरबा के साथ है? क्योंकि सब कुछ पैरों के नीचे से खिसक चुका है, बर्बाद हो चुकी है कांग्रेस। और कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार? इस पर सीडब्ल्यूसी में कभी बैठक नहीं होती, कभी चर्चा नहीं होती। सीडब्ल्यूसी में चर्चा किस बात पे होगी? एसआईआर से लोगों के लोकतांत्रिक हक मारे जा रहे हैं,
किसके हक मारे जा रहे हैं? जो दुनिया में नहीं है उसके हक मारे जा रहे हैं। जिसके 2 जगह नाम है, एक जगह कट रहा है तो उसका हक मारा जा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूपी छोड़ चुके, उनके नाम ना काटे जाएं। कौन सा हक मारा जा रहा है? और एसआईआर और वोट चोरी पर ही बिहार में इन्होंने चुनाव लड़ा था ना। क्या हुआ? खुद तो डूबे, साथी को भी ले डूबे। और अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसमें, जनसभाओं में, रोड शो में बार बार चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकी दे चुके हैं। चुनाव अधिकारियों को कह चुके हैं कि विदेश भी भाग जाओगे तो कॉलर पकड़ करके लाएंगे। तो इतना रायता खुद ही फैला चुके हैं कि अब उसको एलोबरेट तो करना है, उसको जिंदा तो रखना है कुछ समय के लिए, वरना लोग कालिख पोतेंगे कि हर राज्य के चुनाव में एक नया मुद्दा लेकर के आते हो, जब वो मुद्दा पिट जाता है तो किसी दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। ये कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर के ये चेक कराएंगे कि दलितों के, गरीबों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के वोट तो नहीं काटे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम नालायक भी हैं, हम नकारा भी हैं, हमारा संगठन मृतप्राय भी है, हमारे गली मोहल्लों में बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है ही नहीं। वरना जब बीएलओ जाकर के जगह जगह एसआईआर का काम करा रहे थे, उसी समय अपने संगठन को सक्रिय कर दिए होते। वो जाते, वो चेक करते गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कि जो एसआईआर हो रहा है, जो फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं, भरवाए जा रहे हैं, उसमें दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, वंचितों के, गरीबों के, इनके वापस आए हैं कि नहीं आए हैं। कौन माई का लाल किसी का एक भी वोट काट देगा? कोई कटने देगा अपना नाम? इनको जमीन का कुछ पता नहीं है बाबा जी। इनको गली मोहल्लों में किस तरह की सजगता, सतर्कता इस समय है लोगों के भीतर, अपने वोट को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के इनको कोई पता नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ वितंडा खड़ा करना है, विवाद खड़े करने हैं, अराजकता फैलानी है, झूठ बोलना है, मक्कारी करनी है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इनके सलाहकार इतने लंबे समय तक इनके साथ बने हुए हैं, इतने चुनाव हरवाने के बावजूद ये उनको बनाए हुए हैं। मुझे आप ये बताइए साहब, ये जो सीडब्ल्यूसी बुलाई गई है, ये क्यों बुलाई गई है? इसका कारण क्या था? मुझे तो लगा कि क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब तक पार्टी 6 राज्य हार चुकी। मैं हारा हुआ ही कहूंगा, अगर आपकी सरकार नहीं बनी है एक भी राज्य में तो आप हारे हैं। बेशर्मी के साथ झारखंड सरकार में आप शामिल हैं, वहां मंत्री भी आपने भर्ती करवा रखे हैं, वो अलग बात है। ये आपकी अनैतिकता भी है, बेहयाई और बेशर्मी भी है कि आप चुनाव हार रहे हैं, आप फिर भी अनैतिकता से किसी सरकार में घुसे हुए हैं, ये कह करके कि हम मिल करके चुनाव साथ लड़े हैं। चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर में वहां भी इन्होंने सरकार में घुसने की कोशिश की थी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने घुसने नहीं दिया। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ है, बिहार में क्या हुआ है, और 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई होती है तो मुझे तो लगता नहीं कि अब बीजेपी सरकारों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद तीसरी बार धमाकेदार वापसी की है बीजेपी ने। ऐसा बहुमत तो ना 2014 में मिला था हरियाणा में, ना 2019 में मिला था। तो क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक आप बुलाते हैं तो इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि इन 6 राज्यों में
कांग्रेस पार्टी क्यों हारी है और इतने बुरे तरीके से क्यों हारी है। दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुल रहा पिछले 6 चुनाव में, 3 लोकसभा और 3 विधानसभा, खाता नहीं खुल रहा कांग्रेस पार्टी का, 0 सीट आती है और बाकी जगह कबाड़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया है पूरे तरीके से। जब चुनाव प्रचार का समय होता है तो मलेशिया चले जाते हैं, फिर लैटिन अमेरिका के 3 देशों में चले जाते हैं, वहां से लौटते हैं तो भी ना सीटों के बंटवारे की चिंता करते बिहार में, ना चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करते बैठ करके, अपने सहयोगियों के साथ भी सिर जुटा करके नहीं बैठते। फिर एक दलित डीआईजी अगर सुसाइड कर लेता है तो चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। रायबरेली में कोई हरिओम वाल्मीकि संदिग्ध स्थितियों में उसकी मौत हो जाती है, वहां पहुंच जाते हैं। असम का कोई सिंगर है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वहां चले जाते हैं। शीतकालीन सत्र को छोड़कर के आप एलओपी होते हुए भी जब महत्वपूर्ण विधेयक पार्लियामेंट में आने वाले थे, आप जर्मनी पहुंच जाते हैं। ऐसे जीतेगी कांग्रेस या ऐसे आप लोगों का विश्वास जीतेंगे? इसलिए मेरा कहना यह है कि ये परिवार संगठन पर और कांग्रेस पर कुंडली मार करके बैठ गया है और पार्टी में अब कोई रीढ़ वाला व्यक्ति बचा नहीं है, सब इनकी चापलूस मंडली है, या जिनको कोई और नहीं है, ठोर नहीं है, वो बचे हुए हैं। मुझे तो ये सर आज जी प्लीज सीडब्ल्यूसी की बैठक सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है और देश में अराजकता फैलाने के लिए ऐसे मुद्दों को लेकर के फैसले लिए हैं जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है। जी मैं सर एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों का रोजगार छीन लिया, मनरेगा पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और गरीबों का रोजगार छीन लिया। सर मनरेगा आए हुए 16-17 साल हो गए। 17 साल में भारत कितना बदल गया है इसका आइडिया ही नहीं है राहुल जी को या प्रियंका जी और सोनिया जी को, क्योंकि सर ये सचमुच ये अपने उस जो राजमहल है उससे बाहर तो निकलते नहीं है। अगर जाते भी हैं तो सिर्फ फोटो ऑप कराने जाते हैं, कभी कुलियों के पास, कभी किसी मैकेनिक के पास जब जाते हैं तो सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हैं। सचमुच अच्छा, जब ये यात्राओं पे निकलते हैं तो वो भी इनकी सुपरफिशियल होती है। मैंने उनकी बिहार की जो है वो यात्रा कवर की, वोट अधिकार यात्रा, वहां पर भी ये आम आदमी से इनका कोई सरोकार नहीं होता, आम आदमी इनसे नहीं मिल सकता। जो लोग इनको मिलने के लिए बुलाए जाते हैं ना यात्राओं में, वो सब पहले से इनवाइटेड होते हैं, प्रायोजित होते हैं। वो क्या सवाल करेंगे ये भी प्रायोजित होते हैं। सर गांव की पोजीशन ये है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि भाई गांव में जो शहरों के नजदीक गांव होते हैं वहां सब्जी की खेती बहुत होती है या डेयरी फार्मिंग। सर मैं भी 15 दिन अपने गांव में लगा के आया हूं। जो सामान्य कृषक है ना, सामान्य घर, वो आमतौर पे एक गाय भैंस तो पाल ही लेता है कि चलो घर का दूध हो जाएगा। सर मैंने देखा कि गांव में आधे से ज्यादा परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है। तो मैंने पूछा यार ये गाय भैंस पालनी क्यों बंद कर दी? तो उन्होंने कहा जी कौन करेगा। मैंने बोला एक गाय एक भैंस की सेवा नहीं हो रही? बोले हाँ नहीं हो रही। सर गांव में अपने घर की एक गाय पालने के लिए भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, ये गांव की हकीकत है। सब्जी की खेती गांव में सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि सब्जी की खेती सर वो लेबर ओरिएंटेड होती है, उसमें लेबर बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि खुरपी का काम होता है ना। सब्जी तो खुरपी है, सब्जी की खेती में अगर खुरपी आपके हाथ से छोटी तो सब्जी गई, और खुरपी
24 घंटे चलनी चाहिए खेत में, तो लेबर ही नहीं मिलती। वो कहते जी सब्जी की खेती सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही कि लेबर नहीं मिलती। मैंने कहा फिर ये नरेगा मनरेगा, बोले ये तो कब की पुरानी बातें हो गई। अब गांव में गड्ढा खोदने के लिए कोई, तो मैंने कहा आखिर ये फिर नरेगा मनरेगा जैसी योजनाएं चल कैसे रही है? कहते टोटली फर्जीवाड़ा, टोटली फर्जीवाड़ा है सर। जॉब कार्ड बना दिया जाता है, एक मजदूर के अगर 1800 रुपए होते हैं तो मात्र 300 रुपया ग्राम प्रधान उसको देके उसके साथ बैंक जाता है और 1500 रुपया अपनी जेब में डाल के ले आता है। यह है मनरेगा की स्थिति। तो भारत सरकार ने इस मरी हुई सड़ी गली भ्रष्ट योजना को खत्म करके जी राम जी जो है वो राष्ट्र निर्माण की योजना है, पर ये लोगों को अब भड़का रहा है कि गरीबों तुम्हारा रोजगार छीन लिया। इसको गांव की एक्चुअल, अच्छा ये कह रहा है मैं जाके आंदोलन करूंगा। सर मनरेगा के लिए बोलने वाला गांव में एक भी आदमी नहीं है जी। देखिए, बात यह है कि मोदी जब से आए हैं 2014 से, तब से उन्होंने बहुतों की दुकानें बंद कर दी हैं। उन्होंने बहुतों की दलाली बंद कर दी है। जो पैसा लूटा जा रहा था बीच में, वो लूट बंद कर रहे हैं। तो ये रोएंगे तो जरूर साहब, छाती तो पीटेंगे, शोर तो मचाएंगे, अराजकता तो फैलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इनसे निपटना कैसे है ये देखना पड़ेगा। और अब तक तो ठीक से ही निपटते आए हैं। जो ये चाहते थे वो मोदी जी ने किया नहीं। हाँ, हरियाणा में किया इस बार, जब लोकसभा चुनाव से पहले ये वहां शंभू बॉर्डर पर आकर के बैठ गए और एक दूसरी जगह बैठ गए। वहां पर जरा इनकी खातिरदारी ठीक तरीके से हरियाणा पुलिस के द्वारा करवा दी गई थी कि आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इस बार भी इनकी कोशिश तो कुल मिलाकर के यही है। और इनका ये गेम सिरे चढ़ जाता अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती, कांग्रेस की बन जाती, तो फिर पंजाब से लोग चलते, तथाकथित जत्थेबंदियां, हरियाणा में उनका हलवे से स्वागत होता और दिल्ली तक पहुंचने में उनकी मदद की जाती कांग्रेस सरकार द्वारा। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन गई है, तो बहुत बड़ा बैरियर अब इनके बीच में आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब में सारे उत्पाती ही रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने सुपारियां ले रखी हैं, अतीत में भी ले रखी थी और अब भी लेने को तैयार हैं, और वो दिल्ली में आकर के दिल्ली को और देश को नरक बनाने को तैयार हैं। लेकिन इस बार ये गलत पिच पर खेल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने बताया आप खुद अभी गांव में रह करके आए, माताजी नहीं रही थी तो वहां गए। मैं खुद अपने गांव जाता रहता हूं, और जब फसल की कटाई का समय आता है या निराई गुड़ाई का समय आता है या ईख को बांधने का समय आता है, और ईख की कटाई का या गेहूं की कटाई का जब ये समय आता है, तो हमारे जो भाइयों के लड़के हैं, भतीजे हैं, वो हमेशा यही रोते मिलते हैं कि फसल कटवाएं कैसे, मजदूर नहीं मिल रहे, कोई आने को तैयार नहीं है और किसी कॉस्ट पे आने को तैयार नहीं है। तो एक तो इनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं, वो कैसे निकले हैं बाबा जी, मुझे ये बताइए। और ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 2014 के बाद से इन 10-11 सालों में करीब 25 करोड़ गरीब गरीबी की रेखा से बाहर निकल आए हैं। ये मनरेगा की योजना लाई क्यों गई थी? क्योंकि रोजगार नहीं दे पा रहे थे मजदूरों को, तो उनको दिहाड़ी मिलती रहे और 100 दिन का साल में उनको रोजगार मिल जाए, बस उनकी जबान बंद रहे और असंतोष ना हो, इसलिए तो लाई गई थी ये।
अब मैं अपने गांव में देखता हूं, बचपन में मैं जब अपने घर से निकल करके और इंटर कॉलेज पढ़ने के लिए जाता था, तो जो दलितों की बस्ती है उससे निकल करके जाता था। उस जमाने में कच्चे घर हुआ करते थे साहब, कीचड़ भरी गलियां हुआ करती थी। आज आप किसी दलित बस्ती में, वाल्मीकि बस्ती में जाकर के देखिए जरा, पक्के घर, बिजली के कनेक्शन, टॉयलेट, पक्के रास्ते, खड़ंजे, सारी सूरत बदल चुकी है गांव की और दलित बस्तियों की। यानी गरीबों का जीवन स्तर सुधर गया है, बदल गया है। उनको रोजगार मिल रहे हैं और पक्के रोजगार मिल रहे हैं। उनको अब मजदूरी करने की क्या जरूरत है? तो मोदी सरकार ने बहुत सोच समझ करके इस योजना का कायाकल्प किया है और इसको 2047 के अपने विकसित भारत के मिशन से जोड़ दिया है कि ग्रामीण समाज के सशक्तिकरण का काम हो। और जो दलाली होती थी, ये प्रधान वाली जो बात आप बता रहे हैं, प्रधानों और दूसरे लोगों के पास जो स्कॉर्पियो और तमाम बड़ी-बड़ी गाड़ियां अचानक आ जाती थी, अब मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाएंगे, साइकिल पे चलना पड़ेगा, क्योंकि डाकागिरी नहीं कर पाएंगे, सीधे मजदूर के खाते में ही जाएगा पैसा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हजम नहीं हो रही है इन लोगों को। और चलो करके देख लो, इस बार करके देख लो कितनी पब्लिक इनके बहकावे में आती है। और हैं कुछ इनके समर्थक, अंध समर्थक भी हैं, जो इन पर भरोसा करते हैं, इनके परिवार पर भरोसा करते हैं, अभी भी कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन ये जो रैलियों में भीड़ जुटाई जाती है, जो रामलीला मैदान में अभी 14 दिसंबर को जुटाई गई थी, किस किस तरीके से जुटाई गई और किस किस का क्या क्या कोटा फिक्स किया गया, कितना पैसा इस पर खर्च किया गया, और जितना ये पूरा इकोसिस्टम है, ये भी कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे इनको पैसे पहुंचाए जाते हैं, इनके मुंह में ठूंसे जाते हैं, ये किसी से दवा छुपा है क्या? तो ये सीडब्ल्यूसी में 6 राज्यों में कैसे हार हुई है, लोकसभा चुनाव में कैसे हार हुई है, क्यों हुई है, कौन से कारण जिम्मेदार हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। या मई 2026 में बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर विमर्श नहीं करेंगे। उस तरफ तो लोगों का ध्यान ही ना जाए। इसलिए इस तरह के बेफिजूल के मुद्दे लेकर के आएंगे और उन पर कार्यकर्ताओं को, संगठन को, सबको सक्रिय करने की कोशिश, सक्रिय रखने की कोशिश करेंगे। उनको टास्क दे करके उनको बिजी रखेंगे, ताकि वो इनके खिलाफ बगावत ना करने पाए कि भाई आप पूरी तरह नाकाम हैं, आप में कोई करिश्मा नहीं है, आप में कोई योग्यता नहीं है, आपके नेतृत्व में पार्टी लगातार रसातल में जा रही है, आप इस्तीफा दीजिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए, ये कहने का मौका नहीं देना चाहते ये। इसलिए कभी चुनाव आयोग पर हमले करेंगे, कभी प्रधानमंत्री पर करेंगे, कभी गृह मंत्री पर करेंगे, कभी ईवीएम पर करेंगे, कभी एसआईआर पर करेंगे, कभी मतदाता सूची, और तमाम मुद्दों को लेकर के बकैती करेंगे बैठ करके मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और रवीश कुमार कह रहा है कि इतने चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस डिगा नहीं है। तो भैया ये भी जांच का विषय है कि ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है। इतने चुनाव हारने के बावजूद अगर वो कॉन्फिडेंस शो करता है कैमरों पर, तो ये आता कहां से है, जरा इसकी भी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और सर जो आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके लेके कांग्रेस की कोई तैयारी दिख नहीं रही। कुछ नहीं। बंगाल में इनका क्या हाल होने जा रहा है, असम में क्या हाल होने जा रहा है, तमिलनाडु में क्या हाल होने जा रहा है, ये सबको पता है। एकमात्र एक केरल है जहां ये लड़ाई में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सर, देखते हैं कितना अपने संगठन को एक्टिवेट कर पाते हैं इस मुद्दे पे।
आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आज की चर्चा को यही समाप्त करूंगा। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।